जितना भ्रष्टाचार यहाँ है उतना शायद राजस्थान में कहीं नहीं होगा। अय्यन साहब ने तुरंत ही ये बोला कि आप राजनीति करते हो तो मैं राजनीति का थानेदार हूँ यहाँ का। सीजन आने के टाइम तक कनेक्शन नहीं देंगे, किसी से 40,000 मांगेंगे, किसी से 50,000 मांगेंगे। 63,646। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ इसलिए दे सकता हूँ, लेकिन बाहर एक अनपढ़ आदमी है, वो मेरे को ये बोल रहा है कि मुझे लिखना नहीं आता। इससे तो अच्छा 5,000 रुपये दे करके यदि मैं पीछा छुटा लेता अच्छा था। मैंने 5,000 रुपये बचाने के चक्कर में अभी तक इतना चक्कर काट लिया। मैं बोलता हूँ यदि उस कुर्सी पर मैं बैठा होता मैं 2 दिन नहीं लगाता। जैसा कि आप बता रहे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो बानीपुरा जीएसएस के अंदर के पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को आपको डिटेल में समझाओ। गोगरा जी, भ्रष्टाचार की यदि बात करते हो तो मैं एक तहे दिल से कह सकता हूँ कि जितना भ्रष्टाचार यहाँ है उतना शायद राजस्थान में कहीं नहीं होगा। इसके 2 कारण बने हुए हैं। नंबर 1 तो लोग अशिक्षित हैं, उनको पता नहीं है, और वो बार बार में जब चक्कर काटते हैं तो हवेली द्वारा पोषित लोग उनका भरपूर शोषण करते हैं। उनका तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो ये है कि यदि गांव के अंदर बने हुए जीएसएस के अंदर किसी भी फीडर में यदि कोई भी 1 पोल या 2 पोल टूट जाते हैं तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि पूरे फीडर के अंदर जितने भी ट्यूबवेल हैं उन सभी से 300 या 200 रुपये अलग अलग गांव की अलग अलग रेंज फिक्स की हुई है, वो इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में वो पोल लेके आते हैं, पब्लिक से ही वो गड्ढा खुदवाते हैं और वो खड़ा करवाते हैं। बिजली विभाग वालों को वो कितना देते हैं, कितना क्या करते हैं, वो तो वो जाने। इसका मैं एक प्रमाण दूंगा आपको। 15 और 16 तारीख को रणसीसर के दिखनादा फीडर के अंदर कुछ पोल टूटे थे, और उन पोल को टूटने के बाद में मैंने यहाँ के कर्मचारी को बोला था कि उसके आगे पीछे के 4 पोल आगे के 4 पोल पीछे के डैमेज हो गए, जिसमें 4 पोल मेरे खुद के खेत में भी थे। उनका भी एस्टीमेट इसी के साथ में बना करके दे दिया जाए, और कोई बात यदि आए तो मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगा। मेरे से भी उस टाइम पे 300 रुपये वहाँ के उस टाइम पे लोगों ने मांगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इस जगह तो, क्योंकि वो अपने खुद के फीडर से संबंधित थी बात। यह बात फीडर की नहीं है, एक स्वाभिमान की है कि मैं यदि उसमें विरोध करता तो ये बोलते देखो साधन संपन्न आदमी और काम नहीं बढ़ने देता, क्यों किसानों के लिए वैसे ही जी का जंजाल बने हुए थे और मेरे अकेले के से तो वो काम हो भी नहीं सकता था। तो सबसे पहले मैंने उनको 300 रुपये दिए, और साथ में मैंने ये बोला कि आपको 300 रुपये इकट्ठा क्यों करना पड़ रहा है? आपको 300 रुपये इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जाओ, आपको कोई दिक्कत आए तो ये 12 के 12 पोल लेके आना। कर्मचारी को बोला तो कर्मचारी ने मुझे जवाब दिया कि गाड़ी भेज दो। मैंने बोला तेरे लिए हेलीकॉप्टर भेज दूँ तो? भाई जैसे हनुमान बहनी वाला आया था कुछ दिन पहले, तो वैसे मैंने उसको बोला कि तेरे लिए हेलीकॉप्टर भेज दूँ तो, क्योंकि तो तेरे पास तो साधन है ही नहीं, तेरे को तो गंदे छाप ऐसे ही दे रहे हैं सरकार। मेरी भावनाओं को समझ गया कर्मचारी, और मोटरसाइकिल ले करके जा करके देख करके आ करके उसने एस्टीमेट बना करके चला गया। अब देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। बानीपुरा में जा करके उसने मैं जो बात बोली थी वो अपने अगल बगल के लोगों को बताया, और 4 के 4 पोल ही उन्होंने स्वीकृत करवा लिए। वहाँ पे जो बंदे गए थे जिनको मैंने बताया था कि 12 के 12 पोल खड़े करने हैं, अदरवाइज़ अगली बार मेरे से पैसे मत मांगना, तो उन्होंने जवाब दिया पुनिया जी हमें सिर्फ 4 पोल मिल रहे हैं। मैं वहाँ मौके पे चला गया। मैंने उनसे पूछा कि बताओ भाई कारण क्या हुआ, तो मुझे बताया कि अय्यन साहब के अंदर सिर्फ 4 ही पोल सैंक्शन करने का पावर है, इसके बाद में नहीं है। मैंने उसी टाइम पे एससी साहब को फ़ोन लगाया, एससी चूरू, तो उनको बताया कि साहब ऐसे ऐसे 300 रुपये इकट्ठे भी किए हैं। मामला 300 रुपये की रिश्वत का नहीं है, मामला किसान की समस्या का है। आज के दिन उनको यदि लाइट नहीं मिल रही है, उनकी बहुत बड़ा नुकसान है। मैं 300 रुपये वाली आपको शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप वो 12 के 12 पोल दिलवा दो, नहीं तो अब की बार बाढ़ का हवा का जब झोंका आएगा वो 8 पोल फिर टूटेंगे। एससी साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लिया उसमें। उसने एक्शन साहब को क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो मैंने सुना नहीं, लेकिन एक्शन साहब का मेरे पास फ़ोन आ गया कि मैंने अय्यन साहब को बता दिया है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि वो 300 रुपये देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने एक्शन साहब को भी वही बात बताई कि वो मेरे स्वाभिमान की बात है, मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि नहीं तो पब्लिक में मेरे खिलाफ में ऐसे प्रचार करेंगे
कि ये देना नहीं चाहते और हमारे बढ़ते हुए काम को हटाना चाहते हैं। आप इनको वो 12 के 12 पोल दिलवा दो और मेरा मामला ख़त्म है, वो खड़े करवा दो। उसके बाद में बोला ठीक है, आप अय्यन साहब से बात कर लो, मैं नंबर देता हूँ। एक्शन साहब ने मुझे नंबर दिए, मैंने अय्यन साहब से बात की। अय्यन साहब ने तुरंत ही ये बोला कि आप राजनीति करते हो तो मैं राजनीति का थानेदार हूँ यहाँ का। मैं बोला ऐसी बात है साहब, यदि आपकी ये थानेदारी और आप राजनीति के घुटनों में बैठे हुए हो तो आप अपनी राजनीति को कस के पकड़ के रखना, मैं आपकी ये इलाके छोड़ दूंगा। मैंने उसको चैलेंज भी कर दिया, मैं जनता के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। आप 4 ही पोल दे रहे हो। ये हुआ कि हमें 4 ही पोल मिले और उसके बाद में ये 5वें महीने की 16 तारीख की बाद इंतज़ार था। तो उसके बाद में मैंने 6ठे महीने की 19 तारीख तक इंतज़ार किया कि इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। हो सकता है अभी बाद में ये 12 पोल लगा रहे हों, ये ठेकेदार के द्वारा लगा रहे हो, तो क्योंकि ये पूरा आपको पता ही है, जो टूटते हैं फूटते हैं इसका ठेके के द्वारा काम होना है। और वो ठेके के द्वारा जो यहाँ से तो जनता काम करती है, जनता से भी पैसे लेते हैं, उसके बाद में वहाँ से फिर ये जो ठेकेदार को पैसे देते हैं उसमें भी अपना हिस्सा बांधते हैं। कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आप भ्रष्टाचार की बात समझ गए होंगे कि ठेकेदार को दिया, काम जनता ने किया, पैसे ठेकेदार को दे रहे हैं, ठेकेदार वाले में से भी खा रहे हैं, जनता से जो इकट्ठा कर रहे हैं वो भी खा रहे हैं। इसकी मैंने RTI के तहत मैं कॉपी दे दूंगा। ये मैंने उसका जिक्र किया हुआ है और जवाब भी मांगा हुआ है कि आपने ठेकेदार को आंधी या तूफान से कितने पोल टूटे हैं अभी तक और उसमें कितना उसको खर्चा सरकार द्वारा ठेकेदार को दिया गया है। RTI के तहत मैंने मांगा हुआ है। नंबर 1 तो ये भ्रष्टाचार इस तरीके से है। दूसरा किस तरीके से है कि किसी की सीनियोरिटी में फाइल आई हुई है, उसको सीजन आने के टाइम तक कनेक्शन नहीं देंगे, कई दिन तक कनेक्शन नहीं देंगे। किसी से 40,000 मांगेंगे, किसी से 50,000 मांगेंगे। अब जिसकी फसल बर्बाद होती हुई नज़र आए, जिसको लग रहा है कि भाई मेरे 1 महीना यदि लेट कर देंगे तो उससे अच्छा तो इनको देना अच्छा है। अशिक्षित लोग हैं, इनको पैसे देते हैं और ट्रांसफार्मर लेते हैं। आप इनकी डेट देख सकते हो कि जैसे सीज़न ऑफ होती है उस टाइम पे इन्होंने कितना वो ट्रांसफार्मर जारी किया और जब जो सीज़न आती है उस टाइम पे कितना ट्रांसफार्मर जारी किया। यदि सीनियरिटी में रहे तो वो इससे डबल फ़ायदा होता है कि यदि रूटीन में कोई काम चलता रहे तो आगे यदि लोड बढ़ेगा तो उस लोड की पहले से व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन ये जनता को भ्रमित करने के लिए फिर उसमें अपना पैसा कमाएंगे। दूसरा फिर जैसे अभी ये लाइन में लोड दिखाएंगे तो कि ये लाइन का लोड है या फलाने का लोड है, उस हिसाब से भी ये पैसे कमाएंगे। तीसरा, एक मोटे तौर पे ये भ्रष्टाचार कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। ये बिल है मेरे पास, मेरा खुद का बिल है। अब जब मेरे साथ ऐसे हो सकता है तो पढ़े लिखे इंसान के साथ, तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है आप अनुमान लगाना। मेरा बिल पिछला जो जून का महीना था उसमें सामान्य में हो गया था। मैंने एप्लीकेशन लिखा प्रोसीजर के हिसाब से कि मेरा 6ठे महीने तक का मैंने बिल जो है क्लियर कर दिया है और मेरा इसको सामान्य में कर दिया जाए। और मेरी एक आदत और है कि मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरा काम भी थकता है, गाड़ी लेके जाऊँगा, मेरा उतना ही खर्च होता है, तो पलंटी लगती है मुश्किल से 400-500 रुपये की, वो उतना तेल में वेस्ट हो जाता है, मेरा टाइम भी ख़राब होता है। तो मैं 5 या 6 महीने में बिल इकट्ठा जमा कराता हूँ। मेरा 8वें महीने में बिल आया, आपके सामने है, मैं कॉपी दे दूँगा आपको इसकी। ये बिल आया मेरा 12,243 रुपये, आपके सामने है ये 12,243। तो मैंने सोचा कि हो सकता है सामान्य में कुछ होगा और कुछ पीछे का बकाया रह गया होगा, तो इस हिसाब से 12,243 रुपये आ गए होंगे। फिर ये अक्टूबर का बिल आया, मैं लेने के लिए नहीं गया क्योंकि मुझे जमा ही नहीं कराना था, जमा मैं 6 महीने से कराता हूँ। ये बिल आया मेरा 36,008 रुपये का, सामान्य में 36,008 रुपये का, मतलब 4 महीने का बिल। आप अनुमान लगाओ, भर सकता है क्या कोई? मैंने ध्यान नहीं दिया। 12वें महीने में मेरा बिल आ गया, ये आपके पास में कॉपी है, दे रहा हूँ मैं, 63,646, 63,646 और प्लेंटी के साथ में भरने पे 66,022, क्योंकि मैं तो भरना नहीं था। जैसे ही ये डेट टपी तो यहाँ के कर्मचारी ने मुझे फ़ोन किया कि आपका कनेक्शन कटेगा, नहीं तो आप बिल भरो। मैं बोला मिस्टर ये कैसे हो सकता है, मेरा तो सामान्य में मैंने जून में बिल भरा है। बोला आपके 66,000 हैं और 50,000 से ऊपर के आदेश। मैं तुरंत गया जहाँ बिल रखते हैं वहाँ से बिल लेकर के आया। बाद में कलेक्ट किए मैंने तीनों बिल, मैंने टैली किया, मैं जा कर के IN के पास में चला गया।
वहाँ गया तो पहले एक क्लर्क के पास में गया, उसने बोला अकाउंटेंट से मिल लो। अकाउंटेंट के पास में गया तो बोला आप एप्लीकेशन लिख दो JN को। इतनी देर में देखो एक अशिक्षित बंदा आता है, राजा सर का, उसका नाम मैं नहीं जानता अभी भी, वो भी सेम प्रॉब्लम में। उसने उनको बोला कि साहब मेरे भी यही समस्या है। तो अकाउंटेंट ने बोला आप भी एप्लीकेशन लिखो। वो बोला साहब मैं 3 बार दे चुका और मैं 3 बार। बोला तो ये अभी तक का भर दो और आगे एप्लीकेशन दे दो, फिर क्लियर हो जाएगा। आप अनुमान लगाओ जिसके 2 साल या 3 साल से लगातार ऐसे ही हो रहा है, उसके कितना नुकसान हो चुका है इंडिविजुअल का। ये व्यक्तिगत नहीं बोल रहा मैं, उस बंदे से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर वो बाहर आया, पेपर लेकर के आया, मैं भी एप्लीकेशन लिख ही रहा था, क्योंकि अकाउंटेंट ने जब बोल दिया तो मैं शिक्षित आदमी हूँ, बहस नहीं करूँगा, कानून के ऊपर चलूँगा, क्योंकि बाबा साहेब के हर जगह मैं संविधान का बड़ा पालन करता हूँ। इसको आप हमेशा नोट करना। मैं बाहर लिख ही रहा था, तब तक वो भी बंदा पेपर लेकर के आ गया। बोला भाई साहब मेरा भी ये लिख के दो। मैं बोला भैया बिल्कुल अनपढ़ है क्या? बोला बिल्कुल अनपढ़। मैं बोला भैया आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ IN साहब के ऑफिस के सामने खड़े हो, मैं वहीं आ रहा हूँ। मेरी मजबूरी है कि मैं शिक्षित आदमी, मेरे लिए बहस नहीं कर सकता, तेरे लिए मैं बहस करूँगा। मैं चला गया। IN के पास जाते ही मैंने बोला साहब ये क्या मामला है? उसने घंटी बजाई तो अकाउंटेंट को बुलाया। बोला ये ऐसे मामले मेरे पास नहीं आने चाहिए, ऐसे मामले मेरे पास में नहीं आने चाहिए। इसको मैंने 2 नज़रिए से देखा। एक नज़रिए से तो ऐसे देखा कि वो उन्होंने बात तो सही बोली है कि ये ऐसे मामले तो आप लोगों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन उसका भी दायित्व है कि मेरे जैसा यदि वहाँ जाए तो मैंने अपना अपमान भी समझा। भाई मैं उसके पास में गया तो बात तो आपकी सही है, इस तरीके से एज ए रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे सामने ये बोलते हैं कि ऐसे मामले मेरे नहीं आने चाहिए। तो अकाउंटेंट उसी टाइम पे मुझे बोलता है कि साहब मैंने तो बताया इनको एप्लीकेशन लिख के लाने के लिए। तो मैंने उसको ऐसे उस अधिकारी के सामने ही मैं बोला भाई साहब आप मुझे ये बताइए, वो कंप्यूटर आपको गवर्नमेंट ने दे रखा है, उसके अंदर पूरा डाटा है, आपके पास में ये नौबत क्यों है? आप क्लियर करो। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ इसलिए दे सकता हूँ, लेकिन बाहर एक अनपढ़ आदमी है, वो मेरे को ये बोल रहा है कि मुझे लिखना नहीं आता। इससे तो अच्छा 5,000 रुपये दे करके यदि मैं पीछा छुटा लेता अच्छा था। मैंने 5,000 रुपये बचाने के चक्कर में अभी तक इतना चक्कर काट लिया जिसकी कोई हद नहीं। पहले उसका कर और बाद में मेरा करना। तो इस प्रकार से गोगराज जी मैंने उसका काम करवाया। ये जो बिल एडजस्ट करने वाले मामले में ये इसने इनका बहुत भारी वो मामला चलता है। इस मामले में नंबर 1 तो मैंने बताया, पोल को जो कनेक्शन के लिए देते हैं वहाँ भ्रष्टाचार करते हैं। ये आंधी या तूफान में जो टूटते हैं तो गांव के लोग जो हवेली द्वारा पोषित लोग हैं वो किसानों द्वारा पैसे इकट्ठे करते हैं। नंबर 3 एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताता हूँ मैं, प्रत्येक GSS के अंदर कर्मचारी छोड़ रखे हैं। ठेकेदार की इनकी मिली भगत की वजह से सिर्फ एक कर्मचारी रहता है। यहाँ तक कि जो लाइन फॉल्ट हो जाती है ना, तो वहाँ गाँव जो किसान है ना वो खुद अपना फॉल्ट निकलवाता है 300 रुपये दे करके। ये मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमें देना पड़ता है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? और किस जड़ तक फैला हुआ है वो आप अनुमान लगा लो। कहने का मतलब है कि भानीपुरा GSS के अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार फैला हुआ है और किसान अपना काम खुद ही कर रहे हैं और विभाग की तरफ से कोई एक्शन और कार्रवाई नहीं की जा रही। विभाग की तरफ से नहीं, हवेली वाले भी इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं कि यदि किसी किसान का मान लो 60,000 रुपये का बिल आ गया, उसका 60,000 रुपये एडजस्ट करवाना है, तो हवेली द्वारा पोषित लोग उसको लेके जाते हैं। ये इसमें वो बंदा उसका एहसानबद हो जाता है परमानेंट। तो जब एहसानबद हो गया तो जैसे अभी 3-3 लाख रुपये का नुकसान हुआ ना, तो वो उनको 3 लाख रुपये वाला नुकसान नहीं दिखता। ये जो पोषित लोग हैं ये उनको धोखा दे करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आपका काम तो ये विधायक जी ने किया है, जबकि विधायक जी ने का क्या रोल है? विधायक जी ने सब कुछ मुट्ठी में ले रखा है। कानून नाम की तो यहाँ चीज़ ही नहीं है। यदि कानून नाम की चीज़ होती तो यहाँ तहसीलदार के पास में जाकर के रिपोर्ट दे दें। IN की हिम्मत है क्या? वो नहीं आएगा। प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी के क्या क्या पावर हैं क्या मैं नहीं जानता? मैंने धरने के अंदर भी बोला था, तहसीलदार को भी बोला था कि साहब आप ये बताइए कि इसमें कौन सा सिस्टम फेलियर है। आप यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप फेलियर हैं, आपके ये नीचे अधिकारी हैं, ये बात नहीं मान रहे। क्योंकि IN को कई बार उसमें फ़ोन किया था, वो आया नहीं था। भ्रष्टाचार का दायरा नहीं था क्या? वो कहाँ से पोषित था? वो अधिकारी कहाँ से पोषित था? मैं बड़ा अचंभित हो गया। और इसके लिए तहसीलदार साहब खुद भी शर्मिंदा थे कि मैं डायरेक्ट रूप से जब बोल रहा था तो मेरी तरफ से वो अपने मतलब लज्जा की आंखों में वो देख करके और वो अपने आंखें नीचे कर लेता था। तहसीलदार मजबूर था। तहसीलदार साहब ने किसानों की बहुत मदद की थी। हम किसी
अधिकारी ने यदि मदद कर रहा है तो हम उसकी भूल थोड़ी सकते हैं, चाहे उन्होंने कैसे भी की हो, लेकिन वो अपने अधिकारों का पावर यूज़ नहीं कर पा रहा था, उसके ऊपर कौन सा दबाव था। अदरवाइज़ तहसीलदार भी यदि ठीक ढंग से ये सोच ले कि मुझे जनता का काम करना है, मैं बोलता हूँ यदि उस कुर्सी पर मैं बैठा होता, मैं 2 दिन नहीं लगाता, किसान को वहाँ बैठने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतना ही तो होता, मेरी पोस्टिंग होती, इतना ही होता। मैं खुद भी आरएस में सेलेक्ट हुआ था 2010 के बैच के अंदर, लेकिन बदकिस्मती हो गई मेरी, मुझे आर्मी से रिटायरमेंट नहीं मिला। उसके बाद में दोबारा मैंने फिर चांस लिया था रिटायरमेंट के बाद में, मेरा मेन एग्ज़ाम हुआ, मैं फिर मेन एग्ज़ाम में गया था, लेकिन पीछे ये जो जैसे अभी नाथी के बारे में पेपर आउट नहीं हुए, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे भी, वो नाथी के बारे में फिर पेपर आउट हो गए, मैं 2 बार रह गया, फिर मेरा दिल टूट गया कि मुझे कोई काम करना नहीं है। तो इससे समझ में ये आता है कि सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, सिस्टम पर राजनीतिक दबाव है। पूर्ण रूप से यहाँ तो जो कुछ है, यहाँ के विधायक हैं प्रत्येक विभाग के अंदर, ना तो सरपंच अपना काम कर सकता, ना पुलिस वाले अपना काम कर सकते, ना बिजली विभाग के अंदर। मतलब पहले वहाँ से मोहर लगवाओ और बाद में जनता में आओ।